अगर आप विद्यार्थियों ने उस चंद्रयान की पूरी जो घटना है उसको टीवी पे देखा होगा तो आपको याद होगा कि करीब करीब 18 सेकंड से और ज़्यादा बल्कि 1.5-2 मिनट बाद जो अनाउंसमेंट हो रहा था वो थोड़ा अलग ढंग से होने लगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उससे जुड़ी हुई घटना से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मेरे साथ 7वीं क्लास का एक बच्चा बैठा था और वो उस लॉन्चिंग के कार्यक्रम को देख रहा था। उसने उसकी प्रतिक्रिया से मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि लगता है कि कुछ तकनीकी गलती फिर हो गई। अब देखिए, केवल जो अनाउंसमेंट चल रहा था लॉन्चिंग के कार्यक्रम के बारे में और ये बता रहे थे कि इस तरह लॉन्चिंग होगी, ऐसा होगा, हम इस ध्रुव पे जा रहे हैं, वो सब ठीक चल रहा था। और ज़रा से देर के लिए आपको ध्यान होगा कि डिले हो गया था और एकदम से दिशा बदल गई थी बातचीत। उस बच्चे का ये जो ऑब्जर्वेशन था, केवल सुन के से मुझे लगा कि भारत के हमारे जो बच्चे हैं वो आप सबका साथी है, बड़े प्रतिभावान हैं और इन प्रतिभाओं को दिशा देने की ज़रूरत है और इनको अच्छी दिशा मिल जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अंततः वैज्ञानिकों के सफल प्रयोग से हम सॉफ्ट लॉन्चिंग कर पाए। उसी से जुड़ी आगे की घटना बाद में एक प्रयोग किया गया था जिसमें ये प्रयोग किया गया कि चंद्रयान को फिर से अपलिफ्ट किया गया। रेंडमली उसी समय ये विचार मन में आया था, प्री प्लान नहीं था, लेकिन ये किया गया और उसके परिणाम से उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि हाँ, हम किसी यान को जो चंद्र पर उतर गया है उसको फिर से उठा भी सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया। विज्ञान में अंतिम सत्य कुछ नहीं है जब तक कि हम सफलता हासिल न करते जाएं। मनोवैज्ञानिक ढंग से कभी थकना नहीं चाहिए और जो बुनियादी प्रश्न है क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, किसी भी घटना में इन प्रश्नों का जवाब यदि आप ढूंढते जाएं तो ये विज्ञान अपने आप हल हो जाता है। आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका क्या उपयोग है। आप जब इस पवित्र नगर में आए हैं अमृतसर में, यहाँ की आपने संस्कृति की एक झलक देखी, यहाँ की भाषा को देखिए, भोजन को देखिए, भौगोलिक स्थिति को देखिए और जो 11 क्षेत्रों से हमारे जो भैया बहन आए हैं उन सबसे आप जब वार्ताएं करेंगे तो आपको देश की विविधता की वो जानकारी मिलेगी जो आपको अपने अपने राज्यों में रहते हुए नहीं मिल पाती। फिर इतने बड़े मेले का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, कमांड किस प्रकार से की जाती है, क्या तकलीफें आती हैं आयोजन, इन सबको भी बारीकी से देखिए जिससे आपको जीवन की जो लाइफ स्किल है वो भी सीखने का एक मौका मिलेगा। यहाँ जो मॉडल आपने बनाए हैं, इस मॉडल के बारे में एक तरीका पहले कई सरकारी स्कूलों में चल गया था कि बने बनाए मॉडल बाजार में बहुत मिलते हैं, उनको ला कर रख दीजिए। वर्किंग मॉडल की बात आई तो वो भी बहुत मिल जाते हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े स्कूल में एक और नया वो उन्होंने कर लिया कि किसी और से बनवा लिए, उनसे लिखवा लिया कि क्या क्या होना है और बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। ये पर्पज़ नहीं है, ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। मॉडल आपका छोटा है, बड़ा है, कीमती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि जो कुछ आपने मॉडल के रूप में बनाया है वो किस थ्योरी पे आधारित है। पहली बात, थ्योरी को कैसे उपयोग में लाना है, जीवन में क्रियान्वित कैसे करना है, दूसरी बात, और इस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके मनुष्य के जीवन की सुविधा के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसा लगातार जितना थिंकिंग होगी उतना आपकी वैज्ञानिक दृष्टि जो है साफ होती जाएगी। जैसा आदरणीय शिव कुमार जी ने भी कहा कि मेडल बांट देना, प्रथम आ जाना, इससे काम होता नहीं है। भारत की अभी जो उपलब्धियां हैं वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत काम हुआ। अच्छे बीज आए, अच्छी खाद आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग से अच्छी फसलें उगने लगी, इरिगेशन के नए प्रोजेक्ट आ गए, सारे साइंस बेस्ड। और यही कारण है कि आज भारत अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। सैनिक दृष्टि से हम लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजियाँ बाहर से बुला रहे हैं।
जो प्रेजेंटेशन हो रहा था एआई का, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयोग किए, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन एक चिंता का विषय अभी भी है। चिंता का विषय ये है कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर बच्चे जो आईआईटी से या बड़े साइंस से निकल रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य जब उनसे बात करो तो आप भविष्य में क्या करोगे, तो वो कहते हैं अमेरिका में जाके काम करूँगा, इंग्लैंड में जाके काम करूँगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में जाके काम करना, ये हमारे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का उद्देश्य नहीं है, वरना इससे हमको लाभ मिलने वाला है। आज सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से पुराने समय में गन्ना उगाने के लिए भारत से मजदूरों को मॉरिशस में, अफ्रीका में ले जाया गया, क्या हमारे ये इंजीनियर, क्या ये साइंटिस्ट दूसरे देशों की प्रयोगशालाओं में उनको सफलता दिलाने के टूल बनने के लिए हैं? नहीं, हमको अपने देश के लिए भी काम करना है। और इसीलिए एक नया ट्रेंड चला है, अच्छे वैज्ञानिक विदेश से भारत की ओर लौट भी रहे हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ें कि हम पूरा देश आत्मनिर्भर हो सके। इस देश की आवश्यकता क्या है, कृषि क्षेत्र में हमारी क्या आवश्यकता है, सैनिक क्षेत्र में हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी जो वस्त्र उद्योग हैं उनको क्या ज़रूरत है, फूड की प्रोसेसिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इन सब बातों पे विचार करके। और जो आज बच्चे, आप 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ रहे हो, तो बार बार इन मॉडल्स को देखिए, इनके पीछे का लॉजिक समझिए, और लॉजिक समझ के आगे की बात करिए कि इस टेक्नोलॉजी का भारत के लिए क्या उपयोग होगा, कैसे होगा। हम बाहर से टेक्नोलॉजी लाके और चीज़ें बनाएं, ये इससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं। बहुत बड़ी रॉयल्टी, बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है, चाहे युद्ध के विमान हो या कोई और टेक्नोलॉजी। जिस तरह से इसरो ने देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है, भारत के किसान ने और वैज्ञानिक ने मिलकर कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है, इसी तरह से आर्थिक समृद्धि के लिए, पूरे देश के वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये देश हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। सबसे सफलता का, सारी सफलताएं प्राप्त करके, जो हम बार बार कहते हैं कि विश्व गुरु बनना, तो विश्व गुरु बनना क्या दूसरे के कहने से विश्व गुरु या हमारे अपने कहने से विश्व गुरु बनते, ऐसे बन जाएंगे नहीं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति करें, इतनी प्रगति करें कि लोग हमारे यहाँ सीखने आने